बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे जी। सॉरी जी, संडे को असल में अखबार नहीं आता घर, तो ये इशू होता है। तो मैं संडे और मंडे की दोनों की जो होती है न्यूज़ इकट्ठी करती हूँ। तो ये मैं बता रही हूँ कि संडे मंडे को इकट्ठा आपका जॉइंट जितना भी होता है, वैसे भी न्यूज़ एक जैसी चल रही होती हैं तो मैं दोनों को मर्ज कर देती हूँ। तो आज है 13 जुलाई और कल की भी और आज की भी मिक्स जो है मैं आपको 13 जुलाई 2020 और 12 जुलाई 2020 12 एंड 13 की दोनों की न्यूज़ एंड MCQs आप जो हैं आज के कल के नोट कर लीजिएगा। अच्छा जी, आपको पता है जैसा कि पंजाब के अंदर जो है एजुकेशन मिनिस्टर का लाजमी आप लोग नाम याद रखिएगा। एजुकेशन मिनिस्टर जो है मुराद रास, मतलब मुख्तलिफ कह सकते हैं कि लैक्सिटी इन इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑन द बिहाफ ऑफ एजुकेशन मिनिस्टर, कि कभी कहा जाता है कि पेपर होगा नहीं होगा, कभी रिटन टेस्ट होगा, कभी ऑनलाइन एट्सट्रा। तो ये एक नाअहली का एक सबूत जो है, इसकी वजह से मतलब जो न्यूज़ बहुत ज़्यादा चल रही होती हैं उसकी वजह से होता है। तो आपने जो करंट हैं, पहले मैंने फेडरल मिनिस्टर तो बताया था एजुकेशन का, वो आपने नोट किया होगा पिछले लेक्चर में। इसके अलावा जो अभी करंट हैं प्राइम एजुकेशन मिनिस्टर हैं एजुकेशन के पंजाब के, तो ये हैं जी मुराद राज साहब। इसके अलावा आज़ाद जम्मू कश्मीर के प्रेसिडेंट जो हैं, सॉरी प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, तो ये भी आप लोगों ने याद कर लेने हैं, राजा फारूक हैदर हैं। ठीक है, ये आज़ाद कश्मीर के हैं, AJK आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के। ठीक हो गया जी। इसके अलावा जो $200 मिलियन हैं, ये वर्ल्ड बैंक ने इसके अफेयर चलाने के लिए जो रिसेंटली पाकिस्तान कर रहा है कंट्रोल, $200 मिलियन दिए हैं पाकिस्तान को। जो लॉकस्ट अटैक है पाकिस्तान के अंदर, जो जिनको हम वो वैसे तो पंजाबी में हम वैसे कहते हैं अल्लाह का घोड़ा, वो जो होता है जो फसलों को ख़राब करता है, जो ग्रास हुपर है, उससे लड़ने के लिए लोकस्ट अटैक जो हुआ है, वो तो वर्ल्ड बैंक ने $200 मिलियन पाकिस्तान को हैव प्लेज्ड, उन्होंने कहा है कि वो पाकिस्तान को इसका असिस्ट करेंगे इसमें। अच्छी जी, यहाँ पे नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर, ठीक है, रिसेंटली जितने भी ये कोरोना वायरस की वजह से इश्यूज चलते रहे हैं, तो उनमें जितने भी एक्शन लेता रहा है, तो नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर था जिसके अंदर मुख्तलिफ एडवाइज़र्स प्राइम मिनिस्टर के और उनके पर्सनल एडीज़ जो थे, और मुख्तलिफ मतलब डिपार्टमेंट के लोग जो कि कोरोना वायरस से फ़ाइट करते रहे हैं, तो वो सारा यहीं से एक्शंस होते रहे हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर, NCOC का हो सकता है एब्रीवेशन पूछ, NCOC नेशनल कमांड ऑपरेशन सेंटर। तो ये वाला आपने नोट कर लेना है। एब्रीवेशन पूछी जाती है और कई दफ़ा हम बहुत ही माइनर सी चीज़ें नोट नहीं करते और वो पूछ ली जाती हैं जी। तो ज़रा एडिटोरियल पेज पे चेक करते हैं। एडिटोरियल पेज पे जी, एडिटोरियल पेज के ऊपर जो है ऑक्सफाम इंटरनेशनल जो है, ये एक इंटरनेशनल देखा जाए तो फूड एंड सिक्योरिटी एंड हंगर के हवाले से ये रिपोर्ट्स वगैरह जारी करता है। तो हंगर एंड वायरस के हवाले से इसने रिपोर्ट जारी की है, शाया की है कि ऑक्सफाम इंटरनेशनल जो है इसने कहा है कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर 2020 12,000 पीपल पर डे जो हैं वो हंगर की वजह से मर सकते हैं, कोरोना वायरस की वजह से। सही हो गया जी। और इसी तरह अच्छा, दो अफगान टाक मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, जो कि अफ़गानिस्तान और इसके अमेरिका के दरमियान में हुई थी। अफगान तालिबान दोहा कतर के अंदर हुई थी।
ये भी याद रखिएगा, कतर के अंदर हुई थी। तो जो उसके अंदर एनवॉय थे, यानी मीडिएशन करवा रहे थे बिटवीन तालिबान एंड अमेरिकन गवर्नमेंट एंड अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट, तो वो इन अमंग 3 यानी एंटिटीज़ थी जिनमें ये करवा रहे थे। तो उनका नाम ज़ालिम खलीलज़ाद है, ठीक है। यानी ये क्या थे जी, ये मतलब डिप्लोमेटिक एंड पे थे ना ज़ालिम खलीलज़ाद। तो इंट्रा अफ़गान टाक में इनको जो थी ये स्पेशल इन्वॉय थे, ठीक है, यूएस के स्पेशल इन्वॉय अगर पूछा जाए टू द अमेरिका और इंट्रा अफ़गानिस्तान तालिबान या इंट्रा अफ़गान तालिबान और अमेरिका टाक जो हुई है दोहा के अंदर कतर में, तो ये आपने बताना है ज़ालिम खलीलज़ाद हैं। अच्छा, इस जो टाक में ना कहा गया था कि जो अमेरिकन हैं, अफ़गान गवर्नमेंट है, यानी कमिटमेंट हुई थी कि 5000 तालिबान प्रिजनर्स जो हैं वो रिलीज़ किए जाएंगे। तो सो फार 4400 प्रिजनर जो हैं रिलीज़ किए गए हैं। ये पहले भी मैंने आपको शायद इसके बारे में थोड़ा बताया था, आई डोंट रिमेंबर, बट बताया था, ये आप लोग नोट कर रहे होंगे। मज़ीद जी दरम्यान में बस पॉलिटिशियंस की न्यूज़ चल रही होती हैं, ये पकड़ा गया, वो पकड़ा गया, ये हो गया, वो हो गया। अच्छा जी, यहाँ पे एक और चीज़ नोट कीजिएगा, C5+1, C5+1 ये अभी एक नई टर्म, क्योंकि यूएस और जो साउथ एंड सेंट्रल एशियन कंट्रीज, सेंट्रल एशियन मैंने आपको पढ़ाई थी ज्योग्राफी के अंदर, आपने अगर पढ़ा हो, जो थी काजी किरतुर का ताज अफ़गानिस्तान उज़्बेकिस्तान से आया। कैसे था कि काज़ाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिज़िस्तान, कहाँ से आया था ताज, ताजिकिस्तान, और कहाँ से आया, उज़्बेकिस्तान। काजी किरतुर का ताज उज़्बेकिस्तान से आया। ये मैंने सेंट्रल एशिया की ट्रिक बताई थी, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा भी होगा, मैंने बड़ी मज़े की एशिया के अंदर ट्रिक्स बताई हैं और याद करवाई थी आपको। तो ये जो कंट्रीज़ हैं सेंट्रल एशियन और एक साउथ एंड सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ जो हैं मिल के, और +1 एक यूएस, ये मतलब यूएस एंड साउथ सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ का एक ग्रुप बनाया जा रहा है, जिसके अंदर अमेरिकन एंड साउथ एंड सेंट्रल एशियन ट्रेड जो है उसको मज़ीद मौसर किया जाएगा। आपने ये याद रख लेना, इसके अंदर जो कंट्रीज़ हैं वो आपने कर लेनी हैं जी। यूएस है एक, तो जो +5 है ना वो यूएस है, +1 जो है। C5 कंट्रीज़ कौन सी हैं, काज़ाकिस्तान, किर्गिज़िस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड उज़्बेकिस्तान, ठीक है, ये 5 हैं। और इसके अलावा जो 1 है C5+1 जो है वो यूएस है। गॉट इट। तो आगे बात करते हैं जी, हैगिया सूफिया बहुत ही हॉट इशू चल रहा है। तो बाबरी मस्जिद पे तो कोई नहीं, किसी ने आवाज़ उठाई, लेकिन जब बात आई एक चर्च को बनाने की, कि उसको चर्च को मॉस्क में कन्वर्ट किया जाए इन तुर्की, तो काफ़ी दुनिया में बस हुआ एंड क्राई शुरू हो गई है। तो बात करते हैं जी वेटिकन सिटी में, बल्कि सीधा आते हैं जी तुर्की के, जो आपको पता है सैयद तैयब एर्दोगान साहब ने रिसेंटली ऑर्डर किए हैं कि जो उनका हैगिया सूफी म्यूज़ियम है उनको मॉस्क में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं। हैगिया सूफिया जो है ये मुख्तलिफ़ अदवार में मुख्तलिफ़ इस पे काबिज़ रहे हैं, इस इलाके पे जो जहाँ पे ये है। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं कि पहले कंडेम मैं देख लेती हूँ कि वेटिकन सिटी, आपको मैंने बताया था होली सी, ज्योग्राफी में जिन्होंने पढ़ा होगा, होली सी सबसे दुनिया की सबसे छोटी सिटी है, हार्डली 1500 पीपल होंगे यहाँ पे। एंड वेटिकन सिटी इज़ लोकेटेड नियर सी ऑफ मेडिटेरेनियन, यानी मेडिटेरेनियन सी के नज़दीक है, बिल्कुल बिटवीन यूरोप एंड अफ्रीका। हॉली सी इसलिए कहा जाता है, या ये एक तो सी के भी नज़दीक और दूसरा
वेटिकन सिटी ये जो है अपने चर्चेज और होली इसको इसलिए क्या कि यहाँ पे चर्च वगैरह हैं और काफ़ी क्रिश्चियन कम्युनिटी है, इसको काफ़ी मुकद्दस समझा जाता है सिटी को। तो वहाँ के पॉप ने जो पॉप हैं करंट फ्रैंकिस, ठीक है, पॉप फ्रैंकिस हैं करंटली, ये याद रखिएगा। पॉप दुनिया के जो सबसे बड़े मतलब ये मुकद्दस इनके, जिस तरह हमारा कोई इमाम काबा होता है तो क्रिश्चियन का वो पॉप फ्रैंकिस होता है। तो उसने कंडेम किया है कि जो एर्दोगान ने रिसेंटली डेवलपमेंट की है कि वो हैगिया सूफिया जो चर्च है उसको जो म्यूज़ियम था, हैगिया सूफिया म्यूज़ियम चर्च रहा है, फिर म्यूज़ियम बना और अभी इसको मॉस्क में कन्वर्ट करने की एर्दोगान ने कहा है। तो इसके अलावा ग्रीक ने भी इसको कंडेम किया है, यूनेस्को जो है, क्योंकि वो कहता है कि ये जो हैगिया सूफिया म्यूज़ियम पहले चर्च था ये हेरिटेज है, एक हेरिटेज एज अ हेरिटेज एंटिटी इसको कंसिडर किया गया है और इसका इंटरनेशनली रिकग्नाइज है। तो इसको कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, मतलब ये ओवरऑल ऑल ओवर द वर्ल्ड इसके बारे में कंडेम हो रही है। खैर बाबरी मस्जिद पे तो नहीं हुई थी, बट मैं एट द सेम टाइम मैं ये भी कहती हूँ कि अगर ठीक है तुर्की अपने आप को प्लूरलिस्ट कंट्री कहता है, यानी कि all minorities and majorities are equal behind the law, but at the same time यहाँ पे कहने का मकसद सिर्फ ये है कि ठीक है वो उनकी सॉवरेन कंट्री है, अपनी कंट्री के अंदर कुछ भी कर सकते हैं, माइनॉरिटीज़ को हर्ट नहीं करना चाहिए उनके जज्बात को, लेकिन एट द सेम टाइम सिर्फ इंटरनेशनल कम्युनिटी से ये गिला होता है कि जब मुस्लिम्स की कोई चीज़ होती है तो वो उस पर आवाज़ नहीं उठाते और कोई और कंट्रीज़ वो उनको महज़ब समझ के उन पर आवाज़ उठाई जाती है। तो यही देखा जाए तो बाबरी मस्जिद में भी तो गलत हुआ है ना, वहाँ पे तो माइनॉरिटी है, मुसलमानों के साथ जुल्म हुआ ना। तो अब देखें यहाँ पे एर्दोगान ने यही बात की है कि दोज हु डू नॉट टेक अ स्टेप अगेंस्ट इस्लामोफोबिया, यानी जो इस्लामोफोबिया के अगेंस्ट आवाज़ नहीं उठाते, तो यहाँ पे क्यों उठा रहे हैं? फिर हमारी अपनी सॉवरेन स्टेट है, हम जाने और ये स्टेट जाने। तो यहाँ पे याद रखिएगा हैगिया सूफिया आवाज़ फर्स्ट 1500 साल पहले कंस्ट्रक्ट किया गया था। तो बिजेंटाइन एम्पायर के अंदर ये क्रिश्चियन के अंडर रहा था, फिर इसको 1453 में म्यूज़ियम बन गया था इन 1930। इसके अलावा जो ऑटोमन एम्पायर थी ना, फिर उसके अंदर 1453 में आया ये उसके अंडर, देन 1935 में म्यूज़ियम बन गया। तो करंटली ये हैगिया सूफिया चर्च था। तो इसके अंदर जो देखें ग्रीक है, ग्रीक ने भी कंडेम किया है, पॉप फ्रैंकिस ने भी किया है, थोड़ी सी मैंने हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से भी बता दिया है। तो ये जो डेवलपमेंट हुई है ये कल की डेट में हुई है, 12 जुलाई को तैयब एर्दोगान ने ये ऑर्डर्स किए हैं इसको कन्वर्ट करने के और ओवरऑल कम्युनिटी। इसको याद रखिएगा ये 1500 पहले हुआ था जी, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अच्छा, हांगकांग चाइना इशू मैं आपको बिल्कुल क्लियरली पहले बता चुकी हूँ पिछले लेक्चर्स में, आप लोग सुन लीजिएगा जो यूट्यूब पे सुनते हैं, प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है पुराना न्यूज़पेपर। तो ऑस्ट्रेलिया ने ऑफर की है कि जो 10,000 हांगकांग के ऑलरेडी रेजिडेंट हैं, ऑस्ट्रेलिया के अंदर पहले ही लोग रह रहे हैं, उनका क्या किया जाए कि वो अगर चाहें तो उनको परमानेंट रेजिडेंस यानी उनको परमानेंट सिटीजनशिप ऑस्ट्रेलिया की दे दी जाए। अब देखें मुख्तलिफ कंट्रीज़ हैं ना, तो वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा रही है ना। अभी देखें कि जहाँ पे भी कोई और पहले भी चाइना क्योंकि सेकंड लार्जेस्ट इकॉनमी ऑफ द वर्ल्ड, तो आफ्टर यूनाइटेड स्टेट्स, तो हर कोई यही चाहेगा कि जो भी इसके खिलाफ हैं कि उसको मज़ीद कमज़ोर किया जाए। तो हांगकांग के अंदर भी जो भी इश्यूज चल रहे हैं, चाइना जो भी डेवलपमेंट कर रहा है वो उनका ज़ाती मसला है, क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं, क्या क्या इशू कर रहा है हांगकांग के अंदर। क्योंकि आफ्टर 50 ईयर 1997 to 247 मैंने आपको बताया है 2047 में ये इसने आज़ाद होना है, हांगकांग ने मुकम्मल तौर पर सॉवरेन स्टेट्स बन जाएगी एक अलग से। तो चाइना फिर ऐसे डेवलपमेंट कर रहा है कि हांगकांग को है जी, इसको बिल्कुल इस तरह के स्टेप्स ले रहा है। कभी एक्स्ट्राडिशन जो था लॉ एक्ट पास किया, फिर इसी तरह जो था वहाँ पे रिसेंटली एक
डेवलपमेंट हुई थी कि हांगकांग के अंदर अगर कोई भी आवाज़ उठाएगा चाइना के एट्सट्रा या ताइवान के हवाले से, या हांगकांग के अंदर प्रोटेस्ट करेगा तो उसको बगावत करार दिया जाएगा, तो अरेस्ट होंगे, मतलब मुख्तलिफ ये मैं पहले बता चुकी हूँ। तो फिर ऑस्ट्रेलिया ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया है, तो उसने कहा है कि जो हांगकांग के अंदर हैं और लोग वो भी अगर यहाँ पे आना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर तो उनको भी रेजिडेंस दी जाएगी। और जो पहले से 10,000 हांगकांग के लोग रह रहे हैं, कितने रह रहे हैं, 10,000 हांगकांग के लोग ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं, तो उनको परमानेंट रेजिडेंटशिप और सिटीजनशिप दी जाएगी। अच्छा, आज़रबाईजान आर्मीनिया फॉल ऑफ रशिया के बाद वो कुछ रियासतें ऐसी हैं, तो इन दोनों में रिसेंटली क्लैश हुआ है। इनकी पहले भी आपस में चलती ही रही है, एक छोटा सा इलाका है जिस तरह इंडिया पाकिस्तान का होता है, तो इनका भी बस एक डिस्प्यूट है बॉर्डर के साथ, यानी कराबाख एक इलाका है वहाँ पे। तो आपने यहाँ पे सिर्फ आज़रबाईजान और आर्मीनिया का आपने क्या करना है जी, आज़रबाईजान का तो बकू है कैपिटल, और आर्मीनिया का येरेवन, ठीक है। इन दोनों के आपने कर लेने हैं। और मज़ीद जो है स्पेन के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं जी, तो फर्स्ट राउंड हो चुका है। दो बंदे जो लड़ रहे हैं इलेक्शन, दोनों की एज ही 48 ईयर है, दोनों की मतलब देखा जाए तो इत्तेफाक है, कोइंसिडेंट कि दोनों की एज 48 है। और जो राइट विंग है, जो अभी करंट इनकम्बेंट है, जो कि गवर्नमेंट के अंदर बंदा बैठा हुआ है, वो भी नेक्स्ट टर्म लड़ रहा है। राइट विंग वो होता है जो कि ऐसा बंदा जो इलेक्शन लड़े, यानी राइट विंग होती है जो करंट गवर्नमेंट होती है, ठीक है, वो राइट विंग के अंदर से लड़ रहा है, यानी जो अभी करंट उनका प्रेसिडेंट है ना, पोलैंड का, सॉरी स्पेन मैंने बोल दिया है, पोलैंड, ये पीछे मैं स्पेन भी पढ़ के आई हूँ। पोलैंड के अंदर इलेक्शंस हो रहे हैं, सॉरी प्रेसिडेंट इनका है जी एंड्रेज डूडा, ठीक है, DUDA, एंड्रेज AND और ZEG, एंड्रेज डूडा। ये राइट विंग है क्योंकि अभी इनकम्बेंट है, ये गवर्नमेंट के अंदर बैठा हुआ है और मजीद नेक्स्ट इलेक्शन भी लड़ रहा है। और इसके अगेंस्ट जो है रैफिल TRZASKOWSKI, बड़ा कोई अजीब सा नाम है जी, राफेल ट्रस्कवेस्की। आप इस तरह ही मैंने स्पेलिंग बोल दी है, याद कर लीजिएगा, मुश्किल नाम होते हैं इनके इंग्लिश के, अजीब अजीब। तो पोलैंड के अंदर इलेक्शन है, ये दोनों हैं इनके, आपने सिर्फ देख लेने हैं, ठीक है। पोलैंड का आपको पता है वारसा है, तो ये अभी कल जब इनमें से किसी का होगा जो जीतेगा, मैं उसका नाम कल बता दूंगी। अच्छा जी, नेक्स्ट है, थोड़ी सी बात करते हैं। आपको याद होगा कि जनवरी में जब यूक्रेन का एयरलाइन का एक त्यारा गिरा था एक्सीडेंटली, ईरान क्लेम यही करता है कि जब उसकी ब्रिटेन और बरतानिया और इसकी US की टसल चल रही, बरतानिया और ईरान की चल रही था, इशू चल रहा था, जब उसने उसकी वेसल्स भी रोक ली थी, उसकी बोट्स वगैरह जो थी, सीधे अल्फाज में आसान में बोट्स रोक ली थी, तो उन दोनों में मिसाइल अटैक वगैरह हो रहे थे ऑन द बिहाफ ऑफ US, ठीक है, यानी US के बिहाफ पे हो रहा था ना ये सारा कुछ। तो फिर उसमें बाद में तो रिसेंटली बात ये इसलिए कर रही हूँ कि अभी ईरान ने रिपोर्ट शाया की है कि वो उसने ये जो भी कहा था ये एक इंसानी गलती थी, ह्यूमन एरर था, और उसका जो काम कर रहा था रडार सिस्टम वो ठीक नहीं कर रहा था, तो इस वजह से ये सब हुआ था। तो इस पर थोड़ी सी बात करते हैं कि क्या हुआ था जी। तो जनवरी 2020, ठीक है जी, ये 8 जनवरी 2020 को ये त्यारा गिरा था। ईरान टेंशन जो जब चल रही थी, वो तो चलती ही रहती है हमेशा, खैर US ईरान टेंशन उस वक्त रूज पे थी ना, जब कासिम सुलेमानी की भी डेथ हुई थी, जो जनरल था ईरान का, उस पर मैं पहले बता चुकी हूँ। तो हुआ इस तरह था कि ईरानियन सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ने करंटली रिपोर्ट जारी की है कि हमारा रडार सिस्टम में कोई इशू हुआ था, ह्यूमन एरर था,
और इसमें त्यारा जो गिरा था उसके अंदर 176 लोग मारे गए थे, और उसमें से ज़्यादा जो थे ईरानियन थे, और बाकी कैनेडियन, यूक्रेनियन, अफ़गानिस्तान के थे, और कुछ स्वीडन के थे, और ब्रिटेन। तो ज़्यादा जो खुद ईरान के ही थे। कैनेडियन, यूक्रेनियन जितने भी थे उस टाइम उन्होंने कहा था कि जानबूझ के किया गया है, ईरान ने क्योंकि गिराया है। अच्छा, तो क्योंकि और ओटावा जो है एंड कीव, ठीक है, यानी जो कनाडा है और यूक्रेन है, इन्होंने कहा है कि हम इसका ख़ुद, आप ब्लैक बॉक्स दें, ईरान को कहा है कि ब्लैक बॉक्स दें, हम इसका ख़ुद तज्ज़िया करेंगे। तो आपने ये चीज़ें याद रखनी है कि उस त्यारे का नाम जो गिरा था 8 जनवरी को, बोइंग 737, ठीक था, ये था जी। और ये शॉट जो हुआ था ये ईरानियन मिसल एक था, क्रैश शॉर्टली, उसने कहा है कि गलती से शॉर्टली क्रैश हुआ। और तो ये आपने एक और चीज़ याद रख लेनी है कि अभी रिसेंटली यूक्रेन और कनाडा एंड बाकी कंट्रीज़ ने कहा है कि ब्लैक बॉक्स हमें दिया जाए, हम खुद उसमें से देखेंगे कि जानबूझ के किया गया था। ब्लैक बॉक्स में सारी बातें आ जाती हैं, क्योंकि ईरान के अंदर ये टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो उसको डी कोड कर सके जो बातें हैं। तो फ़्लाइट नंबर 752, त्यारा नंबर बोइंग 737 ईरान, ठीक है, ये जी था, इसको मिस्टेकनली हिट किया गया था बाय द क्लेम ऑफ ईरान। जी, ये था आज का न्यूज़पेपर। काफ़ी लंबा हो गया क्योंकि मुख्तलिफ 2 दिन का था, कल का भी और आज का भी। तो ये आप लोग MCQ नोट कर लीजिएगा। बाकी जज़ाकल्लाह खैर। थोड़ा अगर मैं बिज़ी होती हूँ उसके लिए सॉरी, मैं लेट हो जाती हूँ काफ़ी। कोशिश तो करती हूँ क्योंकि 2-3 जगह एंगेज हूँ। यूट्यूब पे भी अपलोड कर रही हूँ कुछ चीज़ें, वहाँ पे भी जो एंटरटेन हो सकते हैं बच्चे, यहाँ भी कर देती हूँ। और फिर यही न्यूज़पेपर यूट्यूब पे भी मैं अपलोड करती हूँ। बाकी जी शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।